नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम इससे पहले भी कुछ अध्ययन कर चुके हैं। जो हमारा कक्षा 10th का जो प्रथम अध्याय है, इसका नाम है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसमें हमने महाजनपद के बारे में पढ़ा था कि महाजनपद कितने हैं, क्या है, इन व्यवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा था और किस तरीके से हमारा जो बाहरी राष्ट्रों से जो संपर्क रहा था वो किस तरीके से हमारा संपर्क था, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख जनपद। राजस्थान के प्रमुख जनपद यानी राजस्थान के अंदर 4 प्रमुख जनपद हुए थे, जिसमें पहला है 4 प्रमुख जनपद हुए हैं, जिसमें पहला है जांगल। ये जांगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जांगल जो प्रदेश है, जांगल जो प्रदेश है वो बीकानेर और जोधपुर को कहते हैं। इसको कहते हैं आधुनिक बीकानेर और जोधपुर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो शासक हुआ था उसको जांगलधर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महाभारत काल में जांगल, महाभारत काल के अंदर जो जांगल है उसको माद्रे या जांगला जिसकी राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर। मतलब इस जांगल प्रदेश की जो राजधानी क्या थी, अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर मतलब वर्तमान नागौर। वर्तमान में जो नागौर जिला है ना राजस्थान के अंदर, वर्तमान में जो नागौर जिला है राजस्थान के अंदर, उसको प्राचीन समय में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। अहिछत्रपुर के नाम से इसको जाना जाता था और वर्तमान में क्या है, नागौर है। तो ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ का जो बादशाह था, जिसका बीकानेर का जो बादशाह था, इसको किस नाम से संबोधित किया गया था, जांगलधर। ये उपाधि थी, जांगलधर क्या की एक उपाधि थी। इस उपाधि के नाम से ये जाने जाते थे। जांगलधर बादशाह के नाम से क्या हुए थे, विख्यात हुए थे। ठीक है, इस तरीके से स्वयं को जांगलधर बादशाह के नाम से भी कहते थे। ठीक है, फिर है दूसरा जो जनपद है राजस्थान का, वो है मत्स्य जनपद, जो कि आधुनिक जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी वर्तमान जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता, मत्स्य के नाम से जाना जाता। और इसका जो विस्तार है कहां तक है, चंबल में। कहां तक है, चंबल का जो क्षेत्र है वहां तक इसका विस्तार है। मत्स्य क्षेत्र का इसका विस्तार बताया गया है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जो मत्स्य क्षेत्र का जो विस्तार है वो जांगल प्रदेश तक था। कहां तक था, जांगल प्रदेश तक। और जांगल के बारे में भी हमने अध्ययन किया था कि जांगल कहां तक, बीकानेर और जोधपुर। तो मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि मत्स्य क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहां तक है, जांगल। और तो जांगल मतलब बीकानेर जोधपुर तक इसका विस्तार बताया गया। प्राचीन समय के अंदर इसका विस्तार कहां तक बताया गया है, जांगल तक इसका विस्तार बताया गया। आधुनिक अलवर व भरतपुर, आधुनिक अलवर व भरतपुर, आधुनिक अलवर व भरतपुर इसके क्षेत्र आते हैं। इसके क्षेत्र आते हैं, ये मत्स्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और मत्स्य प्रदेश में जो कि यहाँ चेदी राज्य का भाग, मतलब यहाँ चेदी राजाओं का क्या था, साम्राज्य था। तो यानी चेदी राजाओं का भाग फिर इसको मगध साम्राज्य में मिल गया था। यानी इसको किसमें मिला लिया गया था, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के अंदर इसको सम्मिलित कर लिया गया था। किसको सम्मिलित कर लिया गया था, मत्स्य को। मत्स्य प्रदेश को किसमें, मत्स्य को नहीं, चेदी को, इसको सम्मिलित कर दिया गया था। चेदी क्षेत्र को किसमें मिला लिया गया था, मत्स्य क्षेत्र के अंदर मिला लिया गया था। अब इस तरीके से राजस्थान के जो प्रमुख जनपद है उसमें से हमने जांगल का अध्ययन कर लिया और इसके पश्चात मत्स्य जो क्षेत्र है उसका हमने अध्ययन कर लिया। अब आगे का जो क्षेत्र है, यानी आगे का जो जनपद है वो है सूरसेन। कौन सा है, सूरसेन। सूरसेन के बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तीसरा जो जनपद है वो है सूरसेन। सूरसेन जो क्षेत्र है वो आधुनिक ब्रज क्षेत्र, मतलब ये किसको बताया गया, आधुनिक ब्रज क्षेत्र के बारे में बताया गया। आधुनिक
ब्रज। आधुनिक ब्रज क्षेत्र जो है उसको क्या बताया गया है, सूरसेन। यानी प्राचीन समय के अंदर जो ये क्षेत्र था, जो जनपद था वो कैसा था, महाजनपद था, वो कैसा महाजनपद था सूरसेन। और आधुनिक जो ब्रज क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत सूरसेन के अंतर्गत आता है। और इसकी जो राजधानी है, इसकी सूरसेन की जो राजधानी है वो कौन सी है, मथुरा। कौन सी थी इसकी राजधानी, मथुरा इसकी राजधानी थी। यानी सूरसेन की जो राजधानी है वो कौन सी है, मथुरा के नाम से जानी जाती। प्राचीन जो यूनानी जो लेखक है, कौन, प्राचीन जो यूनानी जो लेखक है, प्राचीन यूनानी जो लेखक है इस राज्य को सूरसेन, प्राचीन जो लेखक है वो इसको किस नाम से कहते हैं, सूरसेन। सूरसेन के नाम से भी इसको क्या है, पुकारा जाता था। और राजधानी में मैथुरा कहते थे, मतलब सूरसेन प्राचीन समय में इसको सूरसेन साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता, सूरसेन के नाम से। और इसकी जो राजधानी थी उसको किस नाम से, मैथुरा के नाम से, इसको किस नाम से जाना जाता था, मैथुरा के नाम से जाना जाता था। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ यानी महाभारत काल के अंदर यहाँ का जो क्षेत्र था, यहाँ के आसपास के क्षेत्र में जो शासन करते थे वो कौन करते थे, यादव वंश। यानी इसके आसपास में जो शासक थे वो कौन से शासक थे, सूरसेन क्षेत्र के आसपास के जो शासक थे वो कौन से थे, यादवों के बारे में भी इसमें उल्लेख बताया गया है। यानी सूरसेन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों के अंदर जिनका शासन था वो किनका था, इनका यादवों का शासन था, ऐसा इस तरीके से बताया जाता है। फिर अगला जो क्षेत्र है, अगला जो टॉपिक है वो अपना है सीवी। अपना जो अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है, सीवी जनपद। हम सीवी जनपद के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि 4 प्रमुख जनपद है। चौथा है सीवी, सीवी जनपद। तो सीवी जो जनपद है इसकी राजधानी क्या थी, शिवपुर। इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी शिवपुर। किसकी राजधानी है ये, सीवी जनपद की राजधानी को क्या बताया गया है, सीवी जनपद की राजधानी को सीवी बताया गया है प्राचीन समय के अंदर। और इसी जनपद की जो पहचान है वर्तमान में किस नाम से होती है, वर्तमान में कहां पे, वर्तमान में ये पाकिस्तान, कहां पे है, पाकिस्तान के अंदर ये क्षेत्र है शिवपुर की, ठीक है, की जाती है। और दक्षिणी पंजाब चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र की इसके अंदर क्या किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। शिवपुर क्षेत्र के अंदर दक्षिणी पंजाब और आसपास के क्षेत्र की इसके अंदर क्या किए गए हैं, सम्मिलित किए गए। और कुछ गुहा लेखों के माध्यम से भी इसमें क्या है, जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें है इस जनपद की जो राजधानी थी मंदसौर के 5 गुहा लेख। किससे जानकारी प्राप्त हो रही है, मंदसौर के 5 गुहा लेखों से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बारे में, सीवी जनपद के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है, जिनमें सीवी जनपद का जो प्रसार हो पश्चिम से लेकर कहां तक बताया गया, इसका जो प्रसार है पश्चिम से लेकर कहां तक बताया गया है, पश्चिम से दक्षिण, कहां तक है ये, दक्षिण तक इसका विस्तार बताया गया है। मतलब ये पाकिस्तान से कहां तक बताया गया, दक्षिण भारत तक इसका क्या है, विस्तार। क्योंकि प्राचीन समय के अंदर वर्तमान में ये पाकिस्तान है, लेकिन प्राचीन समय में ये पाकिस्तान नहीं था, वहां तक इसका क्षेत्र था, भारत का ही साम्राज्य था। तो इस तरीके से हम राजस्थान के जो प्रमुख जनपद है जिनका हमने अध्ययन किया है, पहला क्या था, जांगल, ठीक है, और दूसरा कौन सा था, मत्स्य के बारे में हमने अध्ययन किया है। और तीसरा था सीवी, जांगल, मत्स्य, सीवी और चौथा है सूरसेन। इत्यादि क्षेत्रों का हमारे द्वारा ये अध्ययन किया गया था, ठीक है। अब ये हमने जनपदों के बारे में अध्ययन किया, महाजनपद और जनपदों के बारे में, क्योंकि छोटे छोटे जनपदों से किसका निर्माण हुआ है, महाजनपदों का निर्माण हुआ है।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इस अध्याय के अंदर जो दे रखा है प्रमुख रूप से वो मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। मौर्य वंश के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, मौर्य वंश हमारे सिलेबस के अंदर है ये मौर्य वंश। मौर्य वंश की जो स्थापना है वो 326 ईस्वी, हमारे पुस्तक के अंदर ये उल्लेखित है कि 326 ईस्वी के अंदर इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि मगध पर उस समय मौर्य वंश 326 ईस्वी के अंदर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। और उस समय मगध जो प्रमुख साम्राज्य था, कौन सा, मगध, और मगध का जो प्रमुख राजा था वो था नंद वंश से। कौन था, नंद वंश से। कौन था, नंद वंश से ये राजा था। और नंद वंश का जो ये राजा था घोर अत्याचारी था और विलासी राजा था। ये इसकी खूबियां थी, अत्याचारी और विलासी, यानी इसका जो जीवन था वो कैसा था, विलासितापूर्ण इसका जीवन था। मतलब इसका प्रजा से कोई लेना देना नहीं था, प्रजा पे ये ध्यान नहीं देता था, वो उन पे नए नए कर उन पे लगाता रहता था, अपने आमोद प्रमोद के अंदर ही ये रहता था। और अत्याचारी विलासी नंदवंश का ये राजा था जिसका नाम था घनानंद। कौन था राजा, राजा का नाम क्या था, घनानंद। घनानंद नाम का ये राजा उस समय क्या कर रहा था, यहाँ पे साम्राज्य यानी इसका साम्राज्य स्थापित था। ठीक है, और ये उत्तर पश्चिम पर सिकंदर आक्रमण कर रहा था। लेकिन उस समय, उसी समय यानी जब इसका घनानंद का जो शासन था उसी समय उत्तर पश्चिम की ओर से आक्रमण हो रहे थे। किस पे हो रहे थे, भारत पे, उत्तर पश्चिम से। और वो आक्रांता कौन था उस समय, सिकंदर। लेकिन इसको उससे कोई लेना देना नहीं था, ये केवल अपने आमोद प्रमोद के अंदर ही व्यस्त था और अपने इसको किसी और ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उसके आक्रमणों से यानी सिकंदर के आक्रमणों से जनता क्या हो गई थी, त्रस्त हो गई थी। इसके शासनाधिकार को स्वीकार नहीं कर रही थी कि ये राजा है और प्रजा की किसी प्रकार की ये क्या नहीं कर रहा, सेवा नहीं कर रहा है, प्रजा के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन उसी समय एक प्रकांड विद्वान कौटिल्य, इनकी हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं कौटिल्य के बारे में, कि कौटिल्य जिनका नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, चाणक्य। कौटिल्य का नाम क्या था, चाणक्य। प्रकांड विद्वान थे, राजनीति के धुरंधर थे, यानी राजनीति के अच्छे ये ज्ञाता हुए थे। कौन हुए थे, चाणक्य। चाणक्य को राजनीति का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, जो कि चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त, इनका शिष्य कौन था, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त इसकी सहायता से, मतलब कौटिल्य मतलब चाणक्य की सहायता से, यानी चाणक्य ने किसके माध्यम से, चंद्रगुप्त के माध्यम से एक नवीन वंश की स्थापना की थी। नवीन वंश कौन सा था, वो मौर्य वंश। क्या था ये, मौर्य वंश। एक मौर्य वंश की वहां पे क्या की, स्थापना की। और किस विलासी राजा को हरा के, घनानंद को हरा के, यानी इसको इसके पद से अपदस्थ कर दिया गया और एक नए वंश की स्थापना इनके द्वारा कर ली गई थी। किसकी स्थापना किस वंश की स्थापना कर ली गई थी, मौर्य वंश की स्थापना कर ली गई थी। किनके द्वारा कर ली गई थी, चाणक्य के द्वारा। चंद्रगुप्त को उस समय वहां का क्या बना दिया गया था, सम्राट। अब देखो हम पढ़ेंगे कुछ जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हासिल करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जिनका जो शासन रहा है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन रहा है वो 322 से 298 ईस्वी बताया जाता है। 322 से 298 ईस्वी तक इसने क्या किया है, राज्य किया है। चंद्रगुप्त का जो राज्य रहा है वो क्या रहा है, और इसका जो गुरु था, चंद्रगुप्त का जो गुरु था वो कौन था, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया है, चाणक्य। इसका गुरु कौन था, और बिना गुरु के कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। तो इनकी सफलता के अंदर, यानी चंद्रगुप्त की सफलता के अंदर जो प्रमुख भूमिका निभाई गई थी चाणक्य के माध्यम से, यानी चाणक्य का इनके मौर्य वंश की स्थापना के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान
रहा था। ठीक है, अब देखो चाणक्य की सहायता से नंद वंश के जो राजा है, नंद वंश का राजा कौन था, ये नंद वंश, और इसका राजा कौन था, ये घनानंद, और घनानंद को क्या कर दिया गया था, इसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा परास्त कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरीके से एक नए वंश की स्थापना हुई, और नया वंश कौन सा था, ये मौर्य वंश की स्थापना यहाँ हो जाती। ठीक है, और इसको हरा के 25 वर्ष में मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। कितना समय लगा था, 25 वर्ष। 25 वर्ष में मगध पर, इस पर मगध पर किसकी स्थापना हो गई, मौर्य वंश, मौर्य वंश की स्थापना यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरीके से उन्होंने चंद्रगुप्त ने इस तरीके से मौर्य वंश की एक नींव डाली जाती है, किस पे, मगध पे, और मगध का जो नया राजा वो कौन बनता है, चंद्रगुप्त बनता है, और इसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से, और उससे पहले से ही वहां पे जो आसीन राजा था वो नंद वंश का राजा था, कौन, घनानंद, विलासितापूर्ण इसका जीवन था, और इसको यहाँ से क्या कर दिया जाता है, हरा दिया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही व्यापक विजय अभियान इसके द्वारा किए गए थे, अभियानों की शुरुआत इसके द्वारा की जाती है, कोई भी विलासी राजा को क्या किया जाता है, इसके द्वारा हरा दिया जाता, और एक नए वंश की वहां पे स्थापना की जाती है। चंद्रगुप्त के व्यापक विजय अभियान क्या किए गए थे, इसके द्वारा विजय अभियान किए गए थे, और इन विजय अभियानों के अंदर ये अपने साम्राज्य को, इस साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य को फैलाता हुआ जाता है, अपने मौर्य साम्राज्य को आगे से आगे क्या करता रहता है, फैलाता रहता है, और एक किस सशक्त भारत की स्थापना करता है, इसका सपना था, इसका चंद्रगुप्त का जो सपना था वो था अखंड भारत। क्या था, अखंड भारत निर्माण, इसका उद्देश्य था कि एक अखंड भारत का निर्माण किया चाहिए।